हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकृति और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 फ्रॉम क्लास 7। चैप्टर का नाम है नगर व्यापारी और शिल्पीजन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नगरों के बारे में कि उस समय के नगर कैसे थे, मतलब मिडिल हिस्ट्री टाइम में कैसे थे, व्यापारी कैसे थे और शिल्पीजन कैसे थे। एक मध्ययुगीन नगर की यात्रा पर कोई यात्री आता है अगर उस नगर के बारे में, तो वो क्या सोचता है उस नगर के बारे में, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वह नगर कैसा होगा। मतलब मंदिर थे का नगर था या फिर प्रशासनिक केंद्र था जहाँ पर राजनीतिक केंद्र होता है, जैसे वाणिज्यिक शहर था, या एक पतन नगर मतलब जहाँ पर या अन्य किसी प्रकार का शहर था। वस्तुतः कई नगर तो एक साथ कई तरह की मतलब वैरायटी रखते थे, जैसे प्रशासनिक नगर भी होते थे, मंदिर नगर भी होते थे और वाणिज्यिक नगर भी होते थे। तो अभी हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। यहाँ पर मानचित्र एक दिखाया गया है जिसमें व्यापार और शिल्पकारों के उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, सूरत और मुसलीपट्टनम, ये सब उस समय के औद्योगिक केंद्र हैं, शिल्पकारों के केंद्र हैं और व्यापारिक केंद्र हैं। ये आप चाहें तो इसे जूम करके देख सकते हैं। प्रशासनिक केंद्र हमने जो है लास्ट चैप्टर्स में चोल वंश के बारे में पढ़ा था। हम अपनी कल्पना के घोड़े पर सवार होते हैं, मतलब हम उनके चोल के बारे में समझते हैं। चोल राजाओं की राजधानी जो थी वो तंजावुर थी, जैसा कि वहाँ 1000 वर्ष पहले था कि यात्रा पर चलते हैं हम तंजावुर की, ठीक है। वर्ष में 12 महीनों में बहने वाली कावेरी नदी थी, इस सुंदर नगर के पास बहती थी। राजा राज चोल द्वारा निर्मित राजराजेश्वर मंदिर की घंटियाँ बजती हुई सुनाई देती हैं। लोग नगर के वास्तुकार कुंजर मल्लन जो थे, कुंजल मल्लन, राज पेरू थच्चन, इनकी वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे। और हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से अपना नाम जो था वो मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण करवाया हुआ था। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित थी। इस मंदिर के अलावा नगर में अनेक राजमहल हैं जिनमें कई मंडप भी बने हुए हैं। राजा लोग इन मंडपों पे अपना दरबार लगाते हैं और यहीं से वे अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते हैं। नगर में सैन्य शिविर भी बने हैं। नगर उन बाजारों की हलचल से भरे हुए होते हैं जहां अनाज, मसालों, कपड़ों और आभूषणों की बिक्री हो रही है। नगर के लिए जल की आपूर्ति कुओं और तालाबों से होती है। तंजावुर और उसके निकटवर्ती नगर उरेयर के सलियस बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे बनाने का काम करते हैं। बनाने का कपड़ा राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र और जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार कर रहे हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर स्वामी मल्लाई में स्थापित मूर्तिकार उत्तम कांस्य मूर्तियाँ, जो उस समय की सबसे उत्तम मूर्तियाँ होती थी, और लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बना रहे हैं। ये हमने अपनी कल्पना करते हुए देखा है। उसके बाद है मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र। मंदिर नगर और तीर्थ केंद्र। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण में नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण होते थे? क्योंकि वहाँ पर सामाजिक लोग सभी जाकर पूजा अर्चना किया करते थे। और अर्थव्यवस्था के लिए क्यों? क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो मंदिर पर डिपेंड रहते थे, जैसे कि माला बनाने वाले होते थे जो फूल बनाकर अपने फूलों की माला बनाकर बेचते थे, और प्रसाद वगैरह बांटने के लिए होते थे। तो उनसे अर्थव्यवस्था के लिए मतलब अच्छी कमाई होती थी अर्थव्यवस्था के लिए। विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाए जाते थे। वे मंदिरों को भूमि एवं धन अनुदान में देते थे, जैसा हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ब्राह्मणों को जो है भूमि अनुदान में दी जाती थी, जिनकी आय से जो है धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न किए जाते थे। तीर्थयात्रियों तथा पुरोहित पंडितों को भोजन कराया जाता था और पर्वोत्सव मनाए जाते थे। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे। दर्शनार्थी कौन होते थे? जो दर्शन करने के लिए मंदिर में आते थे।
कांसा, घंटा धातु और लुप्त मोम तकनीक, ये क्या है इसके बारे में देखते हैं हम अभी। कांसा जो है एक मिश्र धातु होती है, जैसा कि मैंने आपको कई बार बता दिया है, ये तांबे को और टीन को मिलाकर बनाई जाती है। घंटा धातु में रंगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है और ये घंटे जैसी ध्वनि उत्पन्न करती है। ये घंटा धातु जो होता है वो घंटा धातु में टीन का अनुपात मिलाकर कांसे से अधिक मिलाया जाता है उसे। चौलकालीन कांस्य मूर्तियाँ लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। लुप्त मोम तकनीक क्या थी? इस प्रविधि के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक मूर्ति बनाई जाती थी। पहले मोम की मूर्ति बनाई जाती थी, फिर से चिकनी मिट्टी से पूरी तरह से लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था और जब ये पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उसके छेद के रास्ते सारा जो मोम था वो पिघल के बाहर निकल जाता था और फिर चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते में जो थे पिघली हुई धातु डाल दिया करते थे, कांस्य धातु, और जब वह ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को सावधानीपूर्वक हटा दिया जाता था और उसमें से मूर्ति जो निकलती थी वो बहुत ही साफ और सुंदर दिखाई देती थी। जैसे देखिए यहाँ आपको एक मूर्ति दिखाई गई है। इसे लुप्त मोम टेक्निक इसलिए कहा जाता होगा क्योंकि पहले स्टार्टिंग इसकी मोम से वह होती थी, लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे मोम ही ख़त्म हो जाता था, इसमें से मोम लुप्त हो जाता था, इसलिए इसे लुप्त मोम कहा जाता था। मंदिर के कर्ता धर्ता जो थे वो मंदिर के धन को व्यापार एवं साहूकारी में लगाते थे। शनि शनि यानी धीरे धीरे समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर तथा उनके दर्शनार्थियों एवं तीर्थार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मंदिर के आसपास बसते चले गए थे। जो ये शिल्पकारी व्यापारी और जो थे वे मंदिर के आसपास बसते चले गए। इस प्रकार मंदिरों का जो है नगरों में विकास होने लगा था। जिस रीति से मंदिरों के चारों ओर अनेक नगरों का आविर्भाव हुआ, जैसे मध्य प्रदेश में भेलस्वामिन यानी कि भिलसा या विदिशा और गुजरात में सोमनाथ। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति है। ये जो है मंदिरों के नाम हैं। कुछ महत्वपूर्ण मंदिर तो जो थे ये सोमनाथ मंदिर के बारे में मैंने आपको बताया था। महमूद गजनवी ने इस पर 17 बार आक्रमण किया था और इनके अलावा तमिलनाडु में था कांचीपुरम मंदिर और मदुरै आंध्र प्रदेश। ये सब जो है तिरुपति आंध्र प्रदेश में तिरुपति हैं, तमिलनाडु में कांचीपुरम है। तो ये जो है मंदिरों के नगर हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अधिक संख्या में मंदिर पाए जाते हैं और इनके मंदिर जो हैं वो प्रसिद्ध भी होते हैं। तीर्थ स्थल भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए थे। वृंदावन जो कि उत्तर प्रदेश में है, तिरुवन्नमलई तमिलनाडु में है। ऐसे नगरों के 2 उदाहरण हैं। ये जो है मतलब वृंदावन जैसे उत्तर प्रदेश में है, ये एक तीर्थ स्थल हुआ करता था पहले और धीरे धीरे जो है ये नगर बनता चला गया। इसमें काफ़ी मात्रा में मंदिर होते थे, मतलब काफ़ी संख्या में कृष्ण भगवान के मंदिर हैं वृंदावन में। तो ये पहले तीर्थ स्थल हुआ करते थे लेकिन धीरे धीरे नगरों में बदलते चले गए। ये अजमेर राजस्थान में है। ये 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी थी। ये पहले आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा मुख्यालय बन गया था और यह नगर धार्मिक सह अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ 12वीं शताब्दी में आकर बस गए थे ये और उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु भी सभी पंथों मतों के हुआ करते थे, सभी पंथ और मत के हुआ करते थे। ये अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है एक, जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहते थे, मतलब यहाँ पे पहले से ही तीर्थयात्री जो है आते थे। छोटे नगरों का संजाल 8वीं शताब्दी से ही उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का संजाल सा बिछने लगा था। संजाल मतलब एक जाल टाइप से होने लगा था। संभवतः उनका प्रादुर्भाव बड़े बड़े गांवों से हुआ था। उनमें आमतौर पर एक मंडपिका क्या होता है, जिसे मंडी कहते थे, मंडपिका होती थी जहाँ आसपास के गांव जो थे वाले अपनी उपज बेचने के लिए आते थे। मतलब ना जैसे आज के टाइम में नाज मंडी होती हैं, उस समय वो मंडपिका कहलाती थी। उनमें ऐसी गलियाँ थीं जहाँ दुकानें एवं बाजार होते थे, जिन्हें हम हट कहते थे या हाट, बाद में हाट भी कहा जाने लगा था इन्हें।
तो उनमें दुकानें होती थीं, बाज़ारें होती थीं गलियों में। इसके अलावा भिन्न-भिन्न प्रकार के कारीगरों के होते थे, जैसे शिल्प कुम्हार होते थे, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, तेली होते थे, तेल वगैरह का काम करने वाले, शक्कर बनाने वाले, ताड़ी बनाने वाले, सुनार, लोहार, पत्थर तोड़ने वाले, मतलब अलग-अलग तरह के लोग इन बाज़ार में रहते थे। कुछ व्यापारी जो होते थे वो नगर में स्थायी रूप से बसकर अपना कारोबार करते थे, जबकि कुछ अन्य व्यापारी जो थे वो नगर में घूम कर अपना मतलब सामान बेचा करते थे। आसपास और दूर दराज के व्यापारी जो थे इन नगरों में स्थानीय उपज खरीदने और दूरवर्ती स्थानों के उत्पाद, जो दूर से उत्पाद लाए जाते थे, जैसे घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान, सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए आते थे। ये दूरवर्ती क्यों होते थे, ये उत्पाद क्यों कहलाते थे दूरवर्ती स्थान के? क्योंकि ये चीज़ें हर जगह नहीं मिलती। जैसे नमक होता है, नमक समुद्री किनारों पर बनाया जाता था, इसीलिए ये नमक समुद्री एरिया में होता था, और ये दूर दूर बेचने के लिए आते थे इसे। काली मिर्च हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में, शायद 7th की बुक में पढ़ा था। काली मिर्च केरल में सबसे ज़्यादा होती थी, तो उन्हें दूर दूर बेचने के लिए जाना पड़ता था। ये देखिए, ये आपको एक पिक दिखाई गई है, ये एक बाज़ार की पिक है, और इसमें देखिए मंडी लगी हुई है एक तरह से, कहीं नाज की मंडी है, नाज की बोरियां पड़ी हैं, है ना, कहीं पे कुछ है। तो ये एक बाज़ार का बहुत ही सुंदर चित्रण यहाँ पर किया गया है, और इनमें दुकानों के साथ साथ ऊपर घर भी बने हुए हैं। आमतौर पर कोई सामंत यानी परवर्ती काल का जमींदार जो होता था वह इन नगरों में या इनके आसपास किलेबंदी का महल बनाकर रह लेता था। ऐसे सामंत व्यापारी जो थे वो शिल्पकारों और उनके व्यापार की वस्तुओं पर कर लगाते थे, कर यानी कि टैक्स लगाते थे, और कभी कभी इन करों के संग्रहण का अधिकार उन स्थानीय मंदिरों को भी प्रदान कर देते थे जिनका निर्माण स्वयं उनके द्वारा या व्यापार जो धनी व्यापारी होते थे उनके द्वारा कराया जाता था। ऐसे अधिकारियों का उल्लेख अभिलेखों में किया गया है जो आज भी पाए जाते हैं। मतलब मंदिरों को भी, जो स्थानीय मंदिर होते थे आसपास, उनको भी ये राइट दिया जाता था कि वो ऐसे बाज़ारों से कर वसूल कर सकते हैं, और इनका उल्लेख जो है वो अभिलेख में मिलता है। अब है बाज़ारों पर कर। यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है, जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारियों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते थे, जैसे शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़े पर लगाए जाते थे कर। इसके अलावा व्यापारियों पर, धातु कोई चीज़ बेचने वालों पर, असंयोजकों, तेल, पशुचारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। इनमें से कुछ कर जो थे वो तो वस्तुओं के रूप में लिए जाते थे, और कुछ जो थे अन्य नगद रूप में वसूले जाते थे। जैसे कि शक्कर वाले पे से कर लगाया जाता होगा, अगर उससे वस्तु ली जाती होगी तो क्या लिया जाता होगा, उससे शक्कर ली जाती होगी, और गुड़ वाले से गुड़ लिया जाता होगा, या फिर उनसे कैश लिया जाता होगा, नगद। अब हैं बड़े और छोटे व्यापारी। व्यापारी जो हैं वो कई प्रकार के हुआ करते थे, उनमें बंजारे लोग होते थे, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। कई व्यापारी थे, विशेष रूप से घोड़ों के व्यापारी थे, अपने संग बनाते थे ये। इनका एक मुखिया होता था, और वह मुखिया जो था इनकी ओर से घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धाओं से बातचीत करता था। मतलब जो मुखिया होता था वही बात करता था जो घोड़े खरीदना चाहते थे उनसे। चूँकि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, इसीलिए वे आमतौर पर काफिले बनाकर एक साथ यात्रा करते थे, और अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापार संघ गिल्ड बनाते थे। दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध मणिग्राम और नानादेशी थे। ये व्यापारियों के 2 संघ थे, मणिग्रामम और नानादेशी। ये व्यापार संघ प्रायद्वीप के भीतर और दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन के साथ भी दूर दूर तक व्यापार करते थे। इनके अलावा चेटियार और मारवाड़ी, ओसवाल जैसे समुदाय भी थे जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए थे। गुजराती व्यापारियों में हिंदू, बनिया और मुस्लिम
बा और ये था बहियारो, दोनों समुदाय शामिल थे। वे दूर दूर तक लाल सागर एवं बंदरगाहों व फारस की खाड़ी लाल सागर, बंदरगाहों व फारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन से व्यापार करते थे। कौन करते थे? हिंदू, बनिया, मुस्लिम, बोहरा। ये जो दो समुदाय थे, मतलब हिंदुओं में बनिया थे और मुस्लिमों में बोहरा समुदाय के लोग थे। हिंदू और मुस्लिम धर्म होते हैं और उन्हीं धर्मों में जो था, हिंदू धर्म में बनियों का समुदाय होता था और मुस्लिम में बोहरा का समुदाय होता था। तो ये फारस की खाड़ी, पूर्व अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन तथा चीन तक व्यापार करने जाते थे। वे इन पत्तनों में कपड़े और मसाले बेचते थे और बदले में अफ्रीका से सोना, हाथी दांत और दक्षिण पूर्व एशिया से और चीन से मसाले, टीन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। नीले बर्तन कैसे? नीले डिज़ाइन के होते थे, उन पर नीले रंग का डिज़ाइन होता था। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। ये नए नए धर्म मानने लगे थे। और लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे। इतालवी यानी कि इटली के जो व्यापारी होते थे वो, और वहाँ से वे आगे यूरोपीय बाज़ारों में भी पहुँचाए जाते थे। उनसे व्यापार में बहुत लाभ होता था। उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले थे काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ आदि। यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे ये। अब यूरोपीय व्यंजनों में इन मसालों का प्रयोग किया जाने लगा था। भारतीय सूती कपड़ा भी बहुत ही पसंद आने लगा था सबको। ये चीज़ें ही यूरोपीय व्यापारियों को भारत तक खींच कर ले आई थी। मतलब ये सब चीज़ें जो थी अट्रैक्ट करने लगी थी यूरोप वालों को। यूरोप के जो व्यापारी होते थे उनको अट्रैक्ट करने लगी थी और वो भारत आने लगे थे। समय के साथ साथ व्यापार और नगरों का रूप किस प्रकार बदला, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। काबुल अपने पहाड़ी और विषम भूदृश्य के साथ 16वीं शताब्दी से राजनीतिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया था। काबुल और कांधार प्रसिद्ध रेशम मार्ग थे, से जुड़ गए थे। हम पहले हमने ये चैप्टर में पढ़ा था सिल्क रूट के बारे में। साथ ही घोड़ों का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था, सिल्क रूट से ही। 17वीं शताब्दी में हीरो के एक सौदागर थे जो बैम्पेटिस्ट टेवेनियर। इन्होंने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपये का होता था। यानी कि उनकी जो एनुअल इनकम होने लगी थी वो 30,000 के करीब होने लगी थी, जो इन दोनों में एक बहुत ही भारी भरकम रकम समझी जाती थी। काबुल से मेवे, खजूर, गलीचे, रेशमी कपड़े, ताज़े फल ऊँटों पर लाद कर लाए जाते थे और उपमहाद्वीप मतलब भारत के अन्य भागों में बेचे जाते थे। इसके अलावा गुलाम भी बिक्री के लिए लाए जाते थे। गुलाम कौन होते थे? मनुष्य, मानव, यानी कि गुलाम होते थे व्यक्ति और वो इनके यहाँ पर बेचने के लिए लाए जाते थे। नगरों में शिल्प। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे और लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल हो गए थे विश्वकर्मा समुदाय में। मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे ये सब। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सालियार या कैकोलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली व समुदाय बन गए थे। मतलब सालियार और कैकोलार जो था ये भी एक समुदाय थे और काफ़ी समृद्धशाली बन गए थे। और ये मंदिरों को भारी दान दक्षिणा दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से भी संबंधित कुछ अन्य कार्य करते थे, जैसे कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी ये करते थे। स्वतंत्र व्यवसाय बन गया था इनका और इनके लिए विशेषज्ञता की भी आवश्यकता होती थी। ये देखिए पीतल के ये उस समय का बनाया हुआ पीतल का मोमबत्ती दान है। इस पे कैंडल खड़ी करते हैं और बहुत ही सुंदर आकर्षित तरीके से ये बनाया गया है।
ये शॉल का बॉर्डर दिखाया गया यहाँ पे, ये भी उन्हीं शिल्पकारों के इस समय का बनाया हुआ है। बहुत ही सुंदर बॉर्डर बनाया गया। शहरों के बदलते हुए भाग्य। कई शताब्दियों के लंबे समय में अहमदाबाद, जो आजकल गुजरात है, गुजरात में आता है, जैसे कुछ बड़े नगर व्यापार केंद्रों के रूप में विकसित हो गए थे। लेकिन तंजावुर जो था वो जैसे कुछ अन्य नगर पहले की अपेक्षा विस्तार तथा महत्व की दृष्टि से सिकुड़ गए थे। मतलब ये पहले जो है काफ़ी डेवलप थे, लेकिन हम सिकुड़ गए थे। इसी काल में पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था और यह 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया था। लेकिन इस शताब्दी के दौरान इसका सितारा डूब गया था, क्योंकि वहाँ के जो प्रतियोगी बुनकर थे वो इंग्लैंड से मिलों से बनकर आए हुए सस्ते कपड़े के साथ प्रतियोगिता में टिक नहीं सके थे। मतलब इंग्लैंड की मिलों से बनकर कपड़े आने लगे थे और वो बहुत ही सस्ते कपड़े होते थे, इसलिए ये इनका वहाँ का बिजनेस ज़्यादा चल नहीं पाया। हम्पी, मूसलीपट्टनम और सूरत। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों में यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का एक केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी और किलों की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे चूने जैसी किसी भी जोड़ने वाली मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। ज़रा एक बार इन पर नज़र देखते हैं। देखो, ये एक बुर्ज है, इस बुर्ज का दृश्य आपको दिखाया गया है। ये दीवार है टूटी हुई, ये टूटी हुई दीवार है और इस दीवार के पार से बुर्ज का फोटो है, ये पिक है। और देखो इसमें कितनी अच्छी व्यवस्था से इन ईंटों को आपस में फंसाया गया है। कोई भी मसाला या गारा मिट्टी नहीं लगाई गई है इन्हें जोड़ने के लिए। एक किलेबंद नगर। एक पुर्तगाली यात्री था डोमिंगो पेन्स ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन इस प्रकार किया है कि गोवा से आने वाले लोग जिस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं उस द्वार के भीतर राजा ने एक अत्यंत सुदृढ़ प्राचीरबद्ध नगर बसा रखा है जो दीवारों और बुर्जों से सुरक्षित है। ये दीवारें अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं है, बल्कि बहुत ही मजबूत राजगिरी का ऐसा नमूना है जो अन्य भागों में बहुत कम देखने को मिलेगा। उसके भीतर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदरता कतारें हैं जिनकी छतें सपाट चपटी हैं। मतलब उनमें कोई भी गोलाई वगैरह नहीं है, वो केवल चपटी है। अपने शासनकाल में विजयनगर के शासकों ने जलाशयों एवं नहरों के निर्माण में काफ़ी रुचि ली थी और मालदेवी नदी के ऊपर 1.37 किलोमीटर लंबे मिट्टी के बांध वाले अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किया था। कृष्णदेव राय ने 2 पहाड़ों के बीच एक विशाल प्रस्तर का बांध का निर्माण कराया था। विजयनगर के निकट एक विशाल झील के निर्माण के लिए किया था जहां से जल को जल सेतु और नहरों द्वारा बगीचों और खेतों तक सिंचाई के लिए पहुंचाया जाता था। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुंबद थे। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। आले क्या होता है, इस टाइप की एक शेप होती है, ऐसे होते हैं, या फिर इस टाइप के चौखुंटे जगह होते हैं, वो चौकोर होते हैं इस तरह के, और उनमें यहाँ पर मूर्तियाँ रखी जाती है। वहाँ सुनियोजित बाग बगीचे भी थे जिनमें कमल और टोडों की आकृति वाले मूर्तिकला के नमूने थे। 15वीं-16वीं शताब्दी के अपने समृद्धकाल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान था। उन दिनों हम्पी के बाज़ारों में मुस्लिम सौदागरों, चेट्टियों और पुर्तगालियों जैसे यूरोपीय व्यापारियों के एजेंटों का जमघट लगा रहता था। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे। सांस्कृतिक गतिविधियाँ वहाँ पर चलती रहती थी, पूजा पाठ और कोई भी त्यौहार का मनाना, इस तरह से सांस्कृतिक गतिविधियाँ चलती रहती थी वहाँ।
देवदास या विरूपाक्ष, शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य करती थी। देवदासियाँ कौन होती थी? देवदासियाँ जो होती थी वो मंदिर में नृत्य करने वाली स्त्रियाँ होती थी। महानवमी पर्व जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण महानवमी जो था ये त्यौहार उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। पुरातत्वविदों ने उस महानवमी मंच को खोज निकाला जहां राजा आज अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करते हैं। ये हम्पी का एक विट्ठल का मंदिर है और ये एक रथ पर बना हुआ है। इसको रथ की शेप दी गई है और आप चाहे तो इसे जूम करके देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से। बहुत ही सुंदर ये बनाया गया विट्ठलनाथ का मंदिर है। अधीनस्थ व्यक्तियों से नजराने उपहार लिया करता था वो राजा। वहीं विराजमान होकर राजा नृत्य एवं संगीत तथा मलयुद्ध के कार्यक्रम भी देखा करता था। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर और बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर को पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया था। सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार। सूरत मुगल काल में कैम्बे, जो आज के टाइम में खंबात है, कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया था। पश्चिमी मतलब विदेशों से की तरफ से। सूरत ओरमुझ की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ बहुत से हज यात्री जहाज़ से यहीं के से रवाना होते थे, सूरत से ही रवाना होते थे। और सूरत जो है एक सर्वदेशीय नगर था जहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। 17वीं शताब्दी में वहाँ पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेज़ों के कारखाने एवं माल गोदाम थे। 17वीं शताब्दी में अंग्रेज़ इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा था, किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। लंगर मतलब वहाँ पर आकर रुक जाते थे। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थीं जो सूती कपड़ा थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थीं, मतलब थोक में बेचती थी सूती कपड़ा। सूरत के वस्त्र जो थे वो अपने सुनहरे गोटा किनारियों और के जरी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाज़ार उपलब्ध थे। पश्चिमी एशिया, अफ्रीका में, यानी कि उनके लिए विदेश में भी बाज़ार लगे हुए थे। राज्य ने विश्व के सभी भागों से नगरों में आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक विश्राम गृह भी बनाए हुए थे। मतलब जो यहाँ से दूर दूर से, भारत के दूर दूर के राज्यों से खरीदने आते थे कपड़े, उनके लिए भी विश्राम गृह होते थे। वहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजन स्थल भी होते थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों तथा महाजनों की बड़ी बड़ी साहूकारी कंपनियाँ होती थीं। उल्लेखनीय है कि सूरत की जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा और बेल्जियम एवं एंटवर्प के बाज़ारों में मान्यता प्राप्त थी। हुंडियाँ क्या होती थी? हुंडी जो एक ऐसा दस्तावेज होती थी जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जमा कराई गई राशि दर्ज होती थी और हुंडी को कहीं अन्यत्र प्रस्तुत करके जमा की गई राशि प्राप्त की जा सकती है। मतलब एक ऐसा पेपर होता था, उस पर लिखा होता था कि भाई इतने पैसे जमा कर दिए गए हैं और उस स्लिप को कहीं भी दिखा के जो जमा किए गए पैसे होते थे वो लिए जा सकते थे। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी अधपतन प्रारंभ हो गया था। इसके कई कारण थे। मुगल साम्राज्य के पतनों के कारण बाजारों तथा उत्पादकता की हानि, पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण, मुगलों का पतन हो गया था और उत्पादकता की भी हानि हो गई थी। समुद्री मार्गों पर नियंत्रण और बम्बई से प्रतिस्पर्धा, जहाँ 1668 ईस्वी में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी में अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था।
इससे क्या पता चलता है कि 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय था वो मुंबई बन चुका था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्य के केंद्र है। सूरत आज के डेट में काफ़ी अच्छा वाणिज्य के केंद्र है और वहाँ पर कपड़ों का वहाँ के अलग ही महत्व है। वहाँ की सूरत की साड़ियाँ काफ़ी फेमस है। जोखिम भरा दौर मछलीपट्टनम के लिए चुनौती। मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर जो था ये कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित था। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार के युवकों का नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट कंपनियों ने मछलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया था, क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पतन बन गया था। मछलीपट्टनम का किला जो था वो हॉलैंड वासियों ने बनाया था। मछुआरों का एक गरीब नगर। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमाश्ते विलियम मैथवर्ड गुमाश्ते क्या होता था, यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी जो थी उस समय व्यापारिक गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी होते थे। ये एक तरह का पद होता था ये अधिकारियों का। गुमास्ता उसे बोलते थे, गुमास्ता। तो वो गुमास्ता थे विलियम मैथवर्ड। उन्होंने 1620 में इन शब्दों में मछलीपट्टनम का वर्णन किया है। मछलीपट्टनम को उन्होंने कैसे दर्शाया है, यह गोलकुंडा का एक मुख्य पतन है जहाँ परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है मछलीपट्टनम में, है ना। यह एक छोटा नगर है पर घना बसा हुआ है, बिना किसी चार दीवारी के और ख़राब तरीके से बना हुआ है ये। मतलब वहाँ पर कोई चार दीवारी नहीं थी, वो ऐसे ही खुले में बसे हुए थे और ना ही ये अच्छी जगह स्थित है। इसके सभी जल स्रोत जो हैं वो खारे हुए हैं। खारे क्यों होंगे, क्योंकि वहाँ पर वो समुद्र के किनारे था, तो वहाँ पर जो भी पानी होता था वो सभी खारे होते थे। और पहले यह एक गरीब मछुआरा नगर था। वहाँ पर मतलब मछुआरे रहते थे, मछली पकड़ते थे, शायद इसीलिए इसे मछलीपट्टनम कहा गया होगा, है ना। आगे चलकर यह जहाज़ों के लिए लंगर डालने की सुविधा हो गई थी, जिससे व्यापारी लोग यहाँ रहने लगे थे और हमारे तथा हॉलैंड के निवासी यहाँ इस तट पर आते जाते रहते थे। यह उनके लिए निवास स्थान की व्यवस्था करता है। गोलकुंडा के कुतुबशाही शासकों ने कपड़ों, मसालों और अन्य चीज़ों की बिक्री पर शाही अधिकार लागू किया, जिससे कि वहाँ का व्यापार पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में ना चला जाए। मतलब अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होने लगा था, तो वो जो कुतुबशाही शासक थे उन्होंने सोचा कि कहीं ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में ना चला जाए, इसलिए व्यापारों पर एक अधिकार शामिल किया था। और विभिन्न व्यापारी जो थे समूह गोलकुंडा के कुलीन वर्गों, फारसी सौदागरों, तेलुगु कम्युनिटी, चोटियार और यूरोपीय व्यापारियों ने नगर को घनी आबादी वाला और समृद्धिशाली बना दिया था। जब मुगलों ने गोलकुंडा तक अपनी शक्ति बढ़ा ली तो उनके प्रतिनिधि सूबेदार जो थे मीर जुमला, उन्होंने स्वयं को एक अच्छा सौदागर था जो हॉलैंड वासियों और अंग्रेज़ों को आपस में भिड़ाना शुरू कर दिया था। इन्होंने अब हॉलैंड वासी और अंग्रेज़ जो थे उनको आपस में इनकी लड़ाई करनी शुरू कर दी थी। 1686 और 87 में मुग़ल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया था। जो औरंगजेब थे मुग़ल साम्राज्य के बादशाह थे ये, उन्होंने गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अब यूरोपीय कंपनियों के सामने अन्य विकल्प ढूंढने की समस्या आ गई थी। कंपनी की मतलब क्यों आ गई थी, क्योंकि अब उनके आपस में बनने नहीं लगी थी और चूँकि औरंगज़ेब ने भी उन पर अपना शासन कर लिया था, इसीलिए। तो कंपनी की नई नीति के अंतर्गत केवल इतना ही पर्याप्त नहीं था कि पतन भीतरी प्रदेश के उत्पादन केंद्रों के साथ संबंध बनाए रखे, बल्कि इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई थी कि कंपनी को अब एक नए केंद्र के साथ राजनीतिक, प्रशासनिक और वाणिज्यिक भूमिकाएं भी अदा करनी चाहिए। जब कंपनी के व्यापारी बम्बई, यानी कि आजकल का जो मुंबई है, वर्तमान में मुंबई कहते हैं इसे, कलकत्ता वर्तमान में कोलकाता कहते हैं इसे, मद्रास यानी चेन्नई चले गए थे ये अब, और मछलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों को ही खो बैठा था। 18वीं शताब्दी के दौरान उसका अधपतन हो गया था और वह आज एक छोटे से जीर्ण शहर नगर में से अधिक कुछ नहीं था। मतलब सब कुछ वहाँ पर समाप्त हो गया था। नए नगर और व्यापारी 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोप के देश व्यापारिक
उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे, जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेजी होलैंडवासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफ्फूर और वीर जी वोरा जैसे बड़े भारतीयों ने इनके पास बड़ी संख्या में जहाज़ से इनका मुकाबला किया। किनका मुकाबला किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी, जो यूरोप के लोग थे इनका। किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी नौशक्ति का प्रयोग किया था और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया था। अंततः अंग्रेज उपमहाद्वीप में सर्वाधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में उभर कर स्थापित हो गए थे। और अंत में क्या हुआ था? अब अंग्रेजों का व्यापार बढ़ने लगा था और वो राजनीतिक शक्ति बन गए थे, काफ़ी मजबूत वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आने से अधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुलाई, रंगाई आदि का काम अपना लिया था। इससे इन शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ था। भारतीय वस्त्रों के रूप में रंग और डिज़ाइन अधिक से अधिक परिष्कृत हो गए थे, किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता भी घटने लगी थी। क्यों घटने लगी थी? क्योंकि अंग्रेजों का शासन चलने लगा था। शिल्पीजन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे थे, मतलब जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले रखी थी, पेशगी मतलब एडवांस ले रखा था, उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था और वो किसी और के लिए कपड़ा नहीं बुन सकते थे। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की भी स्वतंत्रता नहीं थी, क्योंकि जिनके लिए वो काम करते थे उन्हें बेच सकते थे वो। उन्हें तो कंपनी के एजेंटों द्वारा निर्धारित डिज़ाइनों के कपड़े उन्हीं की मांग के अनुसार बनाने पड़ते थे, मतलब वो अपनी इच्छा से कपड़े भी नहीं बना सकते थे। अब उन्हें अंग्रेज़ों के अकॉर्डिंग ही उन्हीं के डिज़ाइन पर, उन्हीं के पैटर्न पे काम करना पड़ता था। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ था। 18वीं शताब्दी में बम्बई, कलकत्ता और मद्रास नगरों का उदय हुआ, जो आज प्रमुख महानगर हैं। शिल्प और वाणिज्य में बड़े बड़े परिवर्तन आए, जब सब बुनकर जैसे कारीगर तथा सौदागर जो थे वो यूरोपीय कंपनियों द्वारा इन नए नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में स्थानांतरित हो गए थे। ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया था, जबकि गोरोई शासकों ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपने आवास बनाए थे। और 18वीं शताब्दी में शिल्पकारों, कलाओं तथा वाणिज्य की कहानी हम 8th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये 19वीं शताब्दी में बम्बई की एक सड़क है। यहाँ पर देखो हिंदुओं की कैसी दशा हो गई थी, वो मजदूरों की तरह काम करने लगे थे और अंग्रेज़ों को जो है प्राथमिकता दी जाने लगी थी। मतलब अंग्रेज़ों का राज चल रहा था, गरीब लोग मजदूर बने गए थे और जो अमीर होते थे वो अच्छे पदों पर काम करने लगे थे अंग्रेज़ों के साथ। आप देखते हैं ये वास्को डी गामा, विदेश की खबरें, और क्रिस्टोफर कोलंबस। वास्को, पहले तो हम ये जान लेते हैं ये कौन थे। वास्को डी गामा और क्रिस्टोफर कोलंबस ये दो नाविक थे और समुद्री मार्ग खोजते थे ये नावों के द्वारा। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने का भूतपूर्व कार्य किए गए थे। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का प्रयास करते थे, मसाले प्राप्त करने के लिए। ज़्यादातर मसाले प्राप्त करने के लिए वो इसकी इच्छा रखते थे भारत तक पहुंचने के लिए। पुर्तगाली नाविक थे वास्को डी गामा और ये अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए कैप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करके भारत पहुंचे थे। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा था और 1498 में कालीकट यानी कि कोलकाता पहुंचे थे ये, और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गए थे ये। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसको 4 में से 2 जहाज़ नष्ट हो गए थे उसके, और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे थे। इन प्रत्यक्ष खतरों के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए थे,
वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद तो अंग्रेज, हॉलैंड वासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उनका अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया था। मतलब वो इसी रास्ते से घूमने लगे थे। ये वास्को डी गामा की पिक दिखाई गई है आपको। और उसके बाद भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला। इसकी किसको उम्मीद भी नहीं थी। यह एक इटली वासी था, क्रिस्टोफर कोलंबस। इसने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की यात्रा करने का निश्चय किया था। उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है, इसीलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता था। और उसने 1492 में वेस्ट इंडीज़ के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज़ का नाम भी इसी भ्रांति के कारण पड़ा था। मतलब क्योंकि उसका नाम वेस्ट इंडीज़ था, तो इसी के कारण वो इंडिया में पहुंच गया। क्योंकि वो वेस्ट की साइड से गया था ना, इसीलिए उसने उसका नाम वेस्ट इंडीज़ रख दिया था। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहाँ आते रहते थे। और उन्होंने मध्य और दक्षिण अमेरिका के बड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया और अक्सर उन प्रदेशों की ही पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया था। और इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।